नमस्कार। स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपसे पूर्व में चर्चा की थी कि हम बहुत जल्द आपके लिए ऑफलाइन कक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन भी करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम कक्षा 9वीं के गणित गणित की ऑनलाइन कक्षाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बैच है वो 15 जून से शुरू होने जा रहा है। 15 जून से ये बैच रेगुलर आपके वार्षिक परीक्षा तक, एनुअल एग्जाम तक चलता है। इस पूरे समय अंतराल में हम आपको 6 विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। कौन कौन सी 6 विषय हैं आपको पता है। पहले हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा विज्ञान, चौथा सामाजिक विज्ञान, पांचवा संस्कृत और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, गणित। यहाँ हमको आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही 15 जून से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, हम सबसे पहले गणित विषय को पढ़ाएंगे। गणित के जो सारे चैप्टर हैं सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे और जैसे ही गणित का कोर्स कंप्लीट होता है हम इसके बाद विज्ञान विषय को कंप्लीट कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जब हम गणित की कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध कराएंगे तो इसके साथ ही इन पूरे के पूरे 6 विषयों को ऑनलाइन आपके मोबाइल पर किसी ऐप के माध्यम से, हमारा खुद के ऐप के माध्यम से या तो फिर YouTube के माध्यम से हम इसे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का प्रत्येक चैप्टर अपने आप में विस्तृत है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि केवल प्रश्नावली अभ्यासमाला ना करके प्रश्नावली के सामने क्या विशेष तथ्य दिए हैं उन तथ्यों को भी समझकर आगे बढ़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से हमारी पहली क्लास कक्षा 9वीं की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो चलिए हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हमारी अभ्यासमाला या आप इसे प्रश्नावली भी कहते हैं, प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण हो जाए। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि है क्या क्या चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में भूमिका शामिल है। यहाँ पर ये बताया गया है कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखाओं में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में यदि आप देखेंगे तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, इन्हें किस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम प्राकृत संख्याओं के आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को किस समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम पूर्णांक पर आएंगे। पूर्णांकों को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्याओं के संकेत को प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस शब्द से उत्पत्ति होती है।
परिमेय संख्याओं की परिभाषा को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जा सकती हैं और कौन सी संख्याएं शामिल नहीं की जा सकती। इसके बाद क्या है कि क्या परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, भिन्न संख्याओं होती हैं, या कुछ अलग होता है, हम यहाँ पर ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, हम उन एग्जाम्पलों को हल करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में क्या है कि आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच, तो आप इन्हें किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसकी 2 विधियां हमें पता होनी चाहिए जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है, तो हम वो भी देखेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज ही हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाए और इसके हल किस प्रकार से हैं हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 1 संख्या पद्धति। देखिए, सबसे पहले हम भूमिका से शुरू करें तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा के बारे में। ये संख्या रेखा होती क्या है? तो यदि हम इस संख्या रेखा की परिभाषा की बात करें तो संख्या रेखा एक इस प्रकार की रेखा होती है जिनमें वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है या वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है। इसके मध्य में क्या होता है? इस रेखा के मध्य में 0 और इस 0 के दाईं ओर बढ़ने पर हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं और इस 0 के बाईं ओर बढ़ने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यदि आप इस 0 के दाईं ओर बढ़ते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते हुए चलते हैं तो आपके पास जो संख्याएं एकत्रित होंगी उनके समूह को आप प्राकृत संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या बनेगी? प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जो 1 से शुरू होती हैं और अपरिमित रूप से आगे बढ़ती जाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर अपरिमित रूप से निरंतर आगे बढ़ती जाती हैं। इन सब संख्याओं के संग्रह को हम प्राकृत संख्या के प्रतीक n से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये थैले में दिख रहा है कि ये थैले में इस थैले का नाम क्या दे दिया गया है? इस थैले का नाम n दे दिया गया है। n प्रतीक से इस थैले को प्रदर्शित कर दिया गया है। इस थैले में कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो इस थैले में है 1 से 2, 3 और आगे बढ़ती हुई संख्याएं, सारी संख्याएं शामिल हैं। उसके भी आगे या 10,000, 10 करोड़, 10 अरब जहां तक पहुंच सके आप, इन सब संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं कि ये प्राकृत संख्याओं का एक समूह है, समुच्चय है और हम इस समुच्चय को संकेत n से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद क्या है कि यदि आप इस प्राकृत संख्याओं के थैले में यदि शून्य भी शामिल कर दें, क्या शामिल कर दें? शून्य को शामिल कर दिया जाए तो अब इस थैले के संकेत को बदल लेंगे और बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और अब इसे W से प्रदर्शित करेंगे, W से व्यक्त करेंगे। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य अंक को भी शामिल कर दिया जाए
तो अब जो संख्याओं के समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं का संग्रह बोलेंगे और इसे W से प्रकट करेंगे। इसके बाद देखिए, अभी आपने 0 से आगे बढ़ा तो 1 2 3 4 5 को संग्रह किया तो आपने बोला कि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अब यदि इसमें आपने 0 को भी शामिल कर लिया तो आपने बोला कि ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। अब यदि आप बाईं ओर चलें तो आप प्राप्त करेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। यदि आप इस पूर्ण संख्याओं के थैले में इन ऋणात्मक संख्याओं को भी डाल लें तो अब जो आपको प्राप्त होंगी वो होंगी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, पूर्ण अंक, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पूर्णांक में क्या है भाई? तो पूर्णांक में क्या है? ऋणात्मक संख्याओं को भी यदि इस थैले में डाल दिया जाए तो जो नया संग्रह प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक पूर्णांक संख्याओं का या पूर्णांकों का संग्रह है और इसे संकेत Z से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि अभी देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के संग्रह को आपने n से व्यक्त किया, इसके बाद इसमें शून्य शामिल किए तो शून्य शामिल करने से अब जो संख्याओं का संग्रह है वो हो गया पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो इसे W से प्रदर्शित कर दिए। W क्यों? W का ये होल नंबर पूर्ण संख्या का ही एक प्रारंभिक अक्षर है। इसके बाद यदि आपने इसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया तो ये बन जाती हैं पूर्णांक या इंटीजर। अब इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? इनके संग्रह को Z से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा देखिए, नेचुरल के लिए तो n है, होल के लिए W है, पर इंटीजर के लिए I ना होकर Z है। तो Z क्यों? तो Z क्यों? Z एक जर्मन शब्द ज़ेहलेन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। ये Z क्या है? ज़ेहलेन का Z है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? गिनना। जहां पर जहल एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संख्या, तो संख्या से बना ज़ेहलेन और ज़ेहलेन जर्मन शब्द होने के कारण इसे हम Z से निरूपित करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके पास ये संख्या रेखा है। इसके मध्य में शून्य है, इसके दाईं ओर धनात्मक संख्या है, इसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। ठीक है? क्या देखिए, क्या 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या नहीं है? क्या होगी, जिसे हम आधे या 1/2 से निरूपित कर सकते हैं। क्या 1/2 और 1 के बीच कोई संख्या नहीं होगी? क्या होगी। एक संख्या 3/4 से निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हैं जो इन संख्या रेखा में मौजूद है और हम इन्हें कई बार गणनाओं में प्रयुक्त भी करते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? तो हम
इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं और इन परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है, Q से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्याओं का अंग्रेजी वर्ड क्या है? रेशनल नंबर। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से। जैसे कि अभी हमने देखा पूर्णांक के लिए इंटीजर शब्द का प्रयोग किया गया, इंटीजर शब्द का प्रयोग किया गया, किंतु इंटीजर ना आई ना प्रयोग करके हमने किसका प्रयोग किया? जेड। जेड क्यों? क्योंकि जेड एक जर्मन शब्द जेहलेन से लिया गया है। इसी प्रकार क्यू जो है अंग्रेजी शब्द क्विटेंट से लिया गया है और इस परिमेय संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी अक्षर क्यू से प्रकट किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए कि ये आपके पास एक संख्या रेखा है, इसके मध्य में है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऋण 1, ये ऋण 2, ये ऋण 3, ये ऋण 4। इसके मध्य में 1/2, इसके मध्य में 1 सही 1/2 या 3/2, इसके मध्य में 2 सही 1/2 ढाई कहते हैं जिसे हम, 2 सही 1/2 या 5/2, इसके मध्य में 3 सही 1/2 या 7/2। ठीक, इसके मध्य में ऋण 1/2, इसके मध्य में ऋण 3/2, इसके मध्य में ऋण 5/2, इसके मध्य में ऋण 7/2। ये सब जो संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं, इन सब संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, क्या 7/2, 3/2, 5/2, 1/2 जैसी संख्याओं के समुच्चय को ही परिमेय संख्या बोलेंगे, या इनमें 1, 2, ऋण 2, ऋण 3, 3, 4 मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये संख्याओं के साथ साथ ये संख्याएं भी शामिल होंगी, तब इन सब संख्याओं के समूह को, संग्रह को हम क्या बोलेंगे? कि ये एक परिमेय संख्याओं का संग्रह है। चलिए, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए, हमने अभी देखा कि भाई 1/2, ठीक, 3/2, 5/2 और 7/2, ये सब किस प्रकार में है? तो यदि मैं ये अंश हैं, ऊपर को क्या मानना है? अंश। आपने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं में, ये अंश है और ये क्या है? हर है। तो अंश को यदि मैं p के रूप में व्यक्त कर दूं और हर को q के रूप में व्यक्त कर दूं, तो ये सब संख्याएं इस p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर r एक p/q के रूप में संख्या होती है, जहां देखिए q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्यों भाई? क्यों q बराबर नहीं होना चाहिए 0? आप बता सकते हैं क्या? तो यदि किसी संख्या के हर में शून्य शामिल हो जाए, 3/2 की जगह क्या लिख दें? 3/0। 5/2 की जगह क्या लिख दें? 5/0। 7/2 की जगह क्या लिख दें? 7/0। तो जैसे ही किसी संख्या में हर यदि शून्य मिलता है हमें,
तो उस संख्या का एक अद्वितीय मान प्राप्त हो जाता है जिसे इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम अनंत कहते हैं। क्लियर? और अनंत का कोई वास्तविक मान नहीं होता। हमें नहीं पता कि अनंत का मान कितना है, कहाँ तक जाएगा। ठीक है? चल, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं को परिभाषा क्या है? संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है? और यहाँ पर कंडीशन क्या ले दिए कि जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0। और हम ये भी जान चुके हैं कि क्यों q बराबर 0 होना चाहिए। क्लियर है? चल, अब क्या कह रहा है? वही बात है कि देखिए, हमने अभी एक थैली बनाई थी। थैली में क्या क्या शामिल था? 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। यहाँ पर ऋण 1/2, ऋण 3/2, ऋण 5/2, ऋण 7/2 और साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और 4 भी शामिल है। इस संग्रह को हमने क्या नाम दिया कि ये परिमेय संख्याओं का संग्रह है। परिमेय संख्याओं का संग्रह। तो आपने तो ये तो समझ लिया कि ये जो p/q के रूप में व्यक्त संख्या हैं, इन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। किंतु ये 1, 2, 3, 4 ये कैसे परिमेय संख्या होंगी? तो आप जानिए कि ये 1/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही इस 2 को 2/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस 3 को 3/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और 4 को 4/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब प्राप्त हो चुकी हैं ये संख्याएं भी p/q के रूप में, जहां q 0 के बराबर नहीं। वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि क्या कह रहा है कि आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमने अभी क्या कर लिया, ऋण 4/1 को भी लिख सकते हैं, ऋण 4 को ऋण 4/1 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया कि ऋण 25 को ऋण 25/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां p = ऋण 25 है और q इक्वल क्या है 1 है। इस तरह हम पाते हैं कि अब यहाँ पर ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या 0 और पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं भी आते हैं। क्लियर है? तो ये आप इस तथ्य को विशेष जोड़ देंगे कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी शामिल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम यहाँ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या का p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता, जहाँ p/q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि परिमेय संख्या भिन्न संख्याओं से किस प्रकार अलग है। आपने कक्षा 6वीं में भिन्न संख्याएं पढ़ी होंगी, तो वही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि हर एक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या नहीं होती। एक एग्जाम्पल ले लें तो
यदि मेरे पास एक संख्या है 1/2, हम इसे 2/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे 10/20 के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे 25/50 के रूप में भी लिख सकते हैं। इन सब का एक हल हमें प्राप्त होगा 1/2। तो ये 1/2 तो परिमेय संख्या है, किंतु 25/50, 10/20, 2/4 ये क्या है? इस परिमेय संख्या के भिन्न रूप है, या हम इन्हें बोलेंगे तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य यानी बराबर की परिमेय संख्या, या भिन्न बोलेंगे हम इन्हें। अर्थात हम एक परिमेय संख्या P/Q को परिमेय संख्या तब कहेंगे जब क्या होगा? P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, उसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक संख्या क्या है? मेरे पास एक संख्या है मेरे पास एक संख्या क्या है? 1/2। इसके तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न संख्या क्या होंगी? 2/4। 2/4 के अलावा भी क्या हो सकता है? 5/10। इसके अलावा भी क्या हो सकता है? 10/20। 10/20 के अलावा भी और क्या हो सकता है? 25/50। तो यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहा है? यहाँ हमें कहना चाह रहा है कि ये जो P और Q है, इस P और Q का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या हो? 1 हो। जैसे कि यदि मैं 2 गुणा 1 की बात करूं तो 2, और 4 गुणा 1 की बात करूं, वो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 की बात लिख सकते हैं। साथ में इसे 1 और 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 शामिल है और 2 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। यहाँ पर ये स्थिति नहीं आनी। जबकि यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 2। यहाँ पर हमें केवल ये संख्या बस कॉमन मिलनी चाहिए, ये संख्या कॉमन हमें नहीं मिलनी चाहिए। सीधी सी बात ये, वरना हम इन सब संख्याओं को क्या बोलेंगे कि ये सब संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल है कि कुछ उदाहरण दिए हैं, हमें इन उदाहरणों को हल करना है और देखना है कि क्या ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। ये कथन सत्य हैं तो किन कारणों के साथ सत्य हैं, और यदि ये कथन असत्य हैं तो किन कारणों के कारण ये असत्य है। यहाँ पर देखिए पहला कथन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं को लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 के आगे की संख्याएं ठीक। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? तो पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम वो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या होती है क्या? तो हम बोलेंगे कि 1 तो है भाई, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आगे की सभी संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं हैं, किंतु प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं है।
तो हम ये कथन को क्या बोलेंगे कि ये कथन क्या है, हमारा आंसर क्या लिखेंगे कि यहाँ से प्रदर्शित है, यहाँ से हमको देख पा रहे हैं कि शून्य प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं, शून्य प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। अतः हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। कथन क्या बोलेंगे, कथन ये क्या है, असत्य। चल दूसरा क्या है, दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए क्या ये सही है। हम यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम z को व्यक्त कर लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं और हमें परिमेय संख्याओं r को व्यक्त करना है। तो हम लिखते हैं कि r एक संख्या p/q जहाँ q इक्वल नहीं होना चाहिए 0। अब देखिए कि हम इनका एग्जाम्पल भी ले लें। एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 7/2। देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब यदि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यदि मैं बात करूं ऋण 4 की, तो मैं इसे ऋण 4 को ऋण 4/1 लिख सकता हूं जो कि p/q का निरूपण है, जहां q बराबर 1 है, जो कि एक शर्त q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के का पूर्ण तरीके से पालन करता है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लें हम ले लें 3 का। तो मैं 3 को 3/1 के रूप में लिख सकता हूं जो कि निरूपण है p/q का, जहां q बराबर है 1, जो कि एक शर्त q बराबर नहीं है 0 के बिल्कुल पूर्ण करता है। अतः 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऋण 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखिए कथन जस्ट उल्टा हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। देखिए जरा, हमारे पास एक संख्या थी 3/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका मान कितना होता है 1.5। और हमने अभी पूर्ण संख्याओं में देखा कि पूर्ण संख्याएं अपने आप में भी क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें भी क्या होता है कि ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो आप ही बताइए, यहाँ पर ऋण 4/1 है, यहाँ पर कितना लिखा है 2। और हमने पूर्णांकों में ये देखा था
पूर्णांकों में देखा था कि ये किसके संग्रह हैं, उन सब संख्याओं के संग्रह हैं जो एक संख्या रेखा में आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। अब इसके हल भी यहाँ पर दिए हैं, देखिए क्या क्या है कि पहले का हल क्या हमने निकाला था, असत्य, तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु प्राकृत संख्या, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, किंतु प्राकृत संख्या क्या है, नहीं है। दूसरे कथन का आंसर क्या आया था? दूसरे कथन का आंसर हमारा क्या आया था? सत्य आया था। हमने बोला था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 3 को 3/1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा क्योंकि कोई भी प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हमने अभी देखा कि हमारे तीसरे का आंसर क्या आया। तीसरे का आंसर क्या है? तीसरे का आंसर है असत्य। ठीक है, अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया, क्योंकि 3/5 को ये पूर्णांक संख्या नहीं। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ये काम आपने कक्षा 6वीं या 7वीं में किया ही है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सी चीज है। आपको ये परिमेय संख्या पता है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए, संख्या रेखा में यदि ये 0 है, ये 1 है और ये 2, तो यहाँ पर इस एरिया में कौन कौन सी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, इन संख्याओं के मान को ही आपको बताना। और यहाँ पर कौन सी संख्या, कितनी संख्या, तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं, अपरिमित संख्याएं होंगी। तो आपको केवल कितना बताना है? 5 बताना है। कैसे बता सकते हैं? चलिए हम यहाँ पर सिंपल वे में आप समझें, सिंपल से समझें कि यदि आपको इन दोनों के मध्य की संख्या बताना, क्या बताना है? मध्य की संख्या बताना है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आपके पास 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच की संख्या बोलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 का भाग दे दीजिए, तो मिल जाएगा हमें 1 और 2 3/2। तो एक परिमेय संख्या आपको मिल गई 3/2। अब 3/2 प्राप्त हो गई, तो 3/2 और 2 के बीच आप संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या बोलेंगे कि 3/2 और 2 के बीच एक संख्या प्राप्त करनी है, तो हम क्या कर लें? इसके बीचों बीच की संख्या प्राप्त कर लें। चलिए पेन बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए 3/2 धन 2/1 को हम जोड़ लें सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 2। इसके बाद हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2। यहाँ पर ये केवल इसका योग है, इसके बटे में भी क्या होगा? 2। इसके बटे में भी क्या होगा? 2। तो हम बोलेंगे कि 7/2 गुणा 1/2, तो 7/4। उम्मीद है आपको ये संक्रियाएं पता होंगी। यदि आपको ये संक्रियाएं नहीं पता, तो आप कक्षा 6वीं और 7वीं की एक बार रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या संख्या मिलेगी? 7/4। अब यदि हम देखें कि 1 और 3/2 के बीच कौन सी संख्या है, तो हम वो भी देख लेते हैं। 1 और 3/2 को जोड़ दें और 2 का क्या कर दें? भाग दे दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका सबसे पहले क्या कर लें? एलसीएम ले लें 1 और 2 का, तो ये हो जाएगा 2। तिर्यक गुणा कर दें, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 1 का करेंगे 3 में तो 3/2।
कितना हो जाएगा 5/2/2/1, तो क्या आ जाएगा 5/2 गुणा 1/2 यानी 5/4। तो हमें इस संख्या 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं तो हम यहाँ पर लिख लें। एक हमने प्राप्त किया 3/2, हमने क्या प्राप्त किया 3/2। एक हमने क्या प्राप्त किया 5/4, एक हमने क्या प्राप्त किया 7/4। इसी प्रकार आप और भी परिमेय संख्याओं का या और भी परिमेय संख्याओं की गणना कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए यहां पर देखिए 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याओं को निकालने की एक विधि तो ये है जो कि हमने अभी चर्चा की। इसके अलावा एक और विधि है। यहाँ पर देखिए हमने अभी निकाला था 5/4, 7/4 और एक और संख्या क्या है 3/2। बाकी आप और इनके मान निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। इसका फॉर्मूला क्या है, आप जिन भी संख्याओं को निकाल रहे हैं, जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को निकाल रहे हैं, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़िए, एक को r मानिए एक को s मानिए, दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। इसकी एक और सिंपल सी विधि है। क्या विधि है, आप 1 और 2, इसको सबसे पहले हम इरेज कर लें। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए इसके लिए एक और तकनीक है। क्या तकनीक है वो, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त करनी है 5। तो 5 में आप क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका मान 6। आपको किन के मध्य प्राप्त करना है, 1 और 2 के मध्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको क्या कीजिए, इस 1 का बटे 6 कीजिए। जब आप किसी संख्या का बटे करेंगे तो संतुलित करने के लिए आप गुणा भी 6 करेंगे, ताकि इसके कटने के बाद मान कितना प्राप्त हो जाए 1। इसके बटे में भी क्या कीजिए 6 और संतुलित करने के लिए गुणा 6 कर लीजिए। क्या प्राप्त होगा आपको 6/6 और 6 दूनी 12/6। अब देखिए 6 और 12 के बीच कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो 6 और 12 के बीच 7, 8, 9, 10 और 11 संख्याएं प्राप्त हुई। ये 5 संख्याएं प्राप्त हुई। इन सब के बटे क्या कर दीजिए 6। इसके बाद आप इन संख्याओं को अलग लिख लीजिए। 6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यदि ये कट सके तो आप इन्हें काट दीजिए। जैसे 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। इसके बाद आप इन्हें लिख लीजिए। क्या क्या जाएगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 क्या होंगी, ये आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए आगे क्या कह रहा है। अब चलिए हमारे पास क्या शामिल हो गई, प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1.1। हम इसे समझते हुए चलेंगे और देखते चलते हैं कि एक एक प्रश्न का हल क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है कि बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जहाँ Q इक्वल क्या है 0 नहीं है, Q इक्वल क्या है 1 है। ठीक, क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। जहाँ P/Q क्या है पूर्णांक है। बिल्कुल जी, P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है और 0 और 1 क्या होते हैं पूर्णांक है। चलिए सेकेंड क्या है,
सेकंड क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे अभी हमने 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या प्राप्त की थी, वैसे ही हम यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। जब हमने 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या प्राप्त की थी, तो जितनी संख्याएं प्राप्त करनी उसमें हमने क्या जोड़ दिया था, 1, तो क्या मिल गया हमें 6। यहाँ पर हमें 6 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें 7। इसके बाद हमने क्या किया था, 1/6 और 2/6 किया, किंतु जब हमने बटे किया है तो संतुलित करने के लिए 6 का गुणा भी करना होगा और यहाँ पर 6 का गुणा करना होगा। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 3/7, तो संतुलित करने के लिए 7, और 4/7, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये 6/6 हो गया और ये हो गया 12/6। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/7, तो ये क्या हो जाएगा 28/7। हम यहाँ पर इनको देखेंगे, अंश को देखेंगे, तो अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं, अंश में संख्या है 6 और 12। यहाँ पर कितनी संख्या है, 21 और 28। इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो इनके बीच में संख्या है 7, 8, 9, 10, 11। इनके बीच कौन कौन सी संख्या है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। देखिए ये 5 संख्याएं हमें प्राप्त हुई। यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हुई। इन सब संख्याओं के बटे क्या कर दीजिए, ये 6 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या कर दें हम, बटे 6 कर दें, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यदि ये संख्याएं कहीं कटती हैं तो आप इन्हें काट दीजिए, और यदि ये नहीं कटती हैं, जैसे कि यहाँ पर कटेंगी, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। हमने अभी पढ़ा था कि परिमेय संख्या और तुल्य परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तुल्य परिमेय संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न अलग चीज है, परिमेय संख्या अलग चीज है। तो आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमें 6 परिमेय संख्या क्या होगी, एक होगी 22/7, एक होगी 23/7, एक होगी 24/7, एक होगी 25/7, एक होगी 26/7 और एक होगी 27/7। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। क्या किसके किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय, 1, 2, 3, 4 और 5 कैसे प्राप्त करेंगे भाई, तो कितनी परिमेय संख्या प्राप्त करना है, 5। हमें क्या कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमें, 6। इस 6 का क्या करना है, ये 5 कहाँ से आया आपको पता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 धन 1 6 का। 3/5 में 6 का जब हम नीचे गुणा करेंगे तो 6 का क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक, ताकि आपका जो आंसर है वो 6 से कट जाए और 3/5 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4/5 गुणा 6/6, मान कितना हुआ इसका, 18/30। इसका मान कितना हुआ, 24/30। अब 18/30 और 24/30
क्या हैं? ये 3/5 और ये 4/5 की तुल्य परिमेय संख्या है। क्या है? तुल्य परिमेय संख्या है। तो हम 18 के बाद 19 हमें एक संख्या मिलेगी, 20 मिलेगी, 21, 22 और 23। यदि हम अंश को देखें तो अब हर में जो यहाँ पर कॉमन है 30, इसका क्या करना है? भाग देना। और जहाँ पर कट पा रहा वहाँ पे काट दें। इसका शून्य कट गया। इसका 3 धाम 30, 3 सत्ते 21। यहाँ पर 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई? कौन कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई? कौन कौन सी? एक प्राप्त हो गई 19/30। एक प्राप्त क्या हो गई? 2/3। एक प्राप्त क्या हो गई? 7/10। एक प्राप्त क्या हो गई? 11/15। एक प्राप्त क्या हो गई? 23/30। तो ये 5 संख्याएं क्या हो गई? हमें प्राप्त हो। क्लियर है? कौन कौन सी हैं? हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं या इसका हल लिख लेते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या होगा? 19/30, 20/30 या 2/3, 21/30 या 7/10 या 22/30 या हो जाएगा ये 11/15 या 23/30। तो ये क्या हो जाएगा? 5 परिमेय संख्याएं जो हैं 3/5 और 4/5 के बीच प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर है। जैसे कि हमने अभी ये एग्जाम्पल पढ़ा है, ये कि कारण के साथ अपना उत्तर देना, उसी प्रकार से इसका क्या है भाई? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर से हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जिसमें जीरो शामिल हो। तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है भाई। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं है। चलिए दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अब भाई पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे होगी? पूर्ण संख्या में जब शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समावेश हुआ तब तो पूर्णांक प्राप्त हुआ। अब उसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, तो ये तो एक विरोधाभास है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये गलत है, ये असत्य है। तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अरे भाई अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होगी क्या? परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 3/4। तो क्या ये पूर्ण है? 3 नहीं है। पूर्ण संख्याओं में इसका हर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक गलत है। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। ठीक। चल, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट।